बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक का। और अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की अलग अलग से बुक परचेज की हुई है तो ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। ठीक है, इसमें जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल आएंगे बीच में हम वो भी देखेंगे, साथ साथ में उनका सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है फिजिक्स में। तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज के बारे में पढ़ना। चार्ज होता है आवेश। ठीक है, तो बेसिकली हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं तो मतलब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट देखते हैं हम जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी दो तरह की होती है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ चार्ज। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब जब आवेश रेस्ट में हो, मूव नहीं कर रहा होता है तो हमारा वो आता है सारा का सारा उसका स्टडी जो आती है उसकी वो आती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, दूसरी तरफ हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट का मतलब होता है फ्लो होना। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब स्टडी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की उस टाइम पर स्टडी करना जिस टाइम वो मोशन में होता है वो आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही पढ़ना है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे। ठीक है, इसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आने वाला है, ये समझने के लिए है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा स्टडी ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब तक हम जो पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं कि मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अच्छा हम पढ़ रहे हैं कि स्टडी ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। ये तो बात हो गई मेटल और नॉन मेटल की, लेकिन इसके अलावा हमने एक चीज और पढ़ी है कि इस यूनिवर्स में जितनी सारी भी चीजें हैं वो एटम से मिलकर बनी होती है। एटम का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर सबके इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो इसका मतलब इस यूनिवर्स में जितनी सारी भी चीजें हैं सबके अंदर चार्ज पार्टिकल हैं और हम स्टडी ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। इसका मतलब जितनी सारी भी चीजें हैं इस यूनिवर्स में सबको ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, बाकी नॉन मेटल होते हैं इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है देखिए समझते हैं। अच्छा, हमने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हम डिफाइन करें कि कंडक्टर होने के लिए किसी को क्या चाहिए तो हम लिखेंगे फॉर एनी मटेरियल to be a good conductor must have free charge carrier। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर बनने के लिए उसमें चार्ज कैरियर तो होने चाहिए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए? फ्री होने चाहिए। फ्री होने का क्या मतलब है? देखिए, एक एटम के अंदर क्या होता है, आपने देखा न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन राउंड चक्कर काट रहे होते हैं। तो क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती है, सिर्फ एक सेल नहीं होती। तो ये शेल में क्यों होते हैं? सबसे पहली बात तो अट्रैक्शन फोर्स से ये बंधे हुए होते हैं, तो एक सर्कल में चक्कर काट रहे होते हैं, बिल्कुल एक सोलर सिस्टम की तरह। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे इस न्यूक्लियस से शेल की दूरी बढ़ती जाती है तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम हो जाता है। कम होने का मतलब है जो बाहर वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके चांसेस होंगे कि वो जंप कर जाएं, एटम से जंप कर जाएं, मतलब एटम की सेल से बाहर निकल जाएं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एटम से बाहर जंप कर जाता है इसे हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये आजाद है, ये कहीं भी मूव कर सकता है, अब ये इससे जुड़ा हुआ नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। और हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे फ्री चार्ज कैरियर, वो इसी की बात कर रहे थे।
ठीक है, कि हमारे पास जो चार्ज कैरियर है वो फ्री होना चाहिए मूव करने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये बहुत बेसिक है समझने के लिए। चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं तो चार्ज हमने पढ़ा है दो तरह का होता है। चार्ज को कहते हैं आवेश। ठीक है, दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह का होता है? पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव। दूसरा होता है नेगेटिव। पॉजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? धनात्मक, और नेगेटिव को कहते हैं ऋणात्मक। तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर हमारे पास प्रोटॉन होता है, P+ लिखते हैं। ये आप लास्ट क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं E नेगेटिव। ठीक है, एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। अमाउंट की बात करें, अगर इसकी बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है पॉजिटिव, और इसकी बात करें तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ बस ये पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क है, बाकी जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वो सेम होती है। ठीक है, अच्छा अभी कूलम क्या है यहाँ पे ये भी हम अभी पढ़ेंगे। कूलम क्या होता है? अच्छा, जैसे कि कूलम इसकी एक यूनिट है। यूनिट मतलब मात्रक है। कैसे? जैसे कि वजन को हम किलोग्राम में या ग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को हम, हाइट को हम इंचेस में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर या किलोमीटर में मेजर करते हैं। ऐसा तो किसी ने नहीं सुना होगा कि इस आपके पास कोई दे दिया जाए इस मार्कर का जो वजन है वो 5 मीटर है। नहीं, अगर आप वजन की बात करोगे तो 5 ग्राम होगा या 5 किलोग्राम होगा, उस तरह से होगा। तो हर किसी चीज को मापने के लिए उसका एक मात्रक बनाया जाता है, एक यूनिट बनाई जाती है। उसी यहाँ पे जो C लिख रहे हैं हम, ये कूलम होता है, COULOMB कूलम। ठीक है, ये भी मात्रक होता है, यूनिट होता है। किसको मेजर करने के लिए? चार्ज को मेजर करने के लिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए यहाँ से अब हम एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, Q। अच्छा, ये तो इसका हो गया यूनिट, और इसकी सिंबल होती है, चार्ज का सिंबल होता है वो होता है Q। ठीक है, यूनिट हो गई C और सिंबल हो गया Q। तो जब भी हम किसी भी एलिमेंट पे चार्ज होने की बात करेंगे, कितना चार्ज है, तो हम वहां से कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट है, उसके अंदर आपके पास, आपको पता है 7 इलेक्ट्रॉन है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि टोटल चार्ज कितना है इस बॉल पे, इस स्फीयर पे, तो बताइए आप क्या करोगे? आपको एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आपसे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 7 क्या हो गया? यहाँ मान लीजिए कितने भी हो सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 7 मैंने एग्जाम्पल के लिए ले दिया है, तो मैं यहाँ पे एक जनरल टर्म n लिख सकती हूँ इनटू ये क्या था? ये क्या था? इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। तो ये क्या आ गया इस पर? टोटल चार्ज। तो इससे फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास? Q इज इक्वल टू NE। मतलब अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो जितने आपके पास इलेक्ट्रॉन हैं उतने टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके बेस पे। ये आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 200 पे NCERT में। ठीक है, देखते हैं उसमें पूछा गया है आपसे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताइए। अच्छा, अभी आपने पढ़ा, आपको पूछा गया कि एक कूलम चार्ज होगा, चार्ज जो है आपके पास कितना है? 1 कूलम। ठीक है, आपसे n पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा कर दें कि जो चार्ज है टोटल वो बन जाए 1। ये देखो बहुत छोटी टर्म है। कैसे? अगर हम पावर की बात करें, इसको भूल जाओ, तो 1 डिवाइड बाय 19 जीरो लगा दो इसके पीछे। ये इतना छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है बहुत कम है। ठीक है, अच्छा चलिए अब यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ से पूछा है कि अगर आपको एक कूलम चार्ज बनाना है तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन को एक साथ रखना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि E क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो इतना है। मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू NE। ठीक है, चार्ज कितना दे रखा है मेरे पास? 1 कूलम। ठीक है, 1 रख दूंगी।
और n मतलब कितने सारे इलेक्ट्रॉन है वो पूछा गया है, वो n रख लेते हैं। और e मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। अच्छा ये कूलम है। अगर मुझे ये n निकालना है तो मैं जो ये मल्टीप्लाई में है इसे इधर भेजूंगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से n कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये भी कूलम था, ये भी कूलम था, यूनिट दोनों की कट गई। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, इसको पूरे को ऊपर ले जा सकती हूँ, तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो 10⁻⁹ अपॉन 1.6। ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 इंटू 10⁻18 अपॉन 1.6। ठीक है। 19 हो गया टोटल करके। वही बात है, इसे सॉल्व करने पे आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को जब आप एक साथ रख दोगे तो चार्ज जो बनेगा वो बनेगा 1 कूलम का। ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई बार, नोट कर लीजिए। चलिए अब कर देते हैं। अच्छा चार्ज के बारे में एक बात और डिस्कस करनी रह गई है, एक पॉइंट, वो ये है जो चार्जेस होते हैं मैंने आपको बताया, एक तो होता है पॉजिटिव आवेश होता है, पॉजिटिव होता है, और एक नेगेटिव होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस का मतलब है आप अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके आओगे, ठीक है, या फिर नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके आओगे, मतलब सेम तरह के दो चार्ज जब आप पास में लेके आओगे तो दोनों ही केसेस में रिपल्सन होगा। रिपल्सन का मतलब है कि एक दूसरे को दूर की तरफ फोर्स करेंगे, दूसरी तरफ फोर्स करेंगे। ठीक है। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, आपने मैग्नेट में भी देखा होगा, आप उसे टर्न करके लगा के देखिए, एक पोल के पास अगर आप लाने की कोशिश करोगे तो वो पुश करते हैं बाहर की तरफ। ठीक है। अट्रैक्ट नहीं करते, चिपकते नहीं है। सेम वे अगर आप लाइक चार्जेस को, एक जैसे चार्जेस को पास लेके आओगे तो वो रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा वहां पे। ठीक है। और अनलाइक चार्जेस की बात करें, मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ठीक है। याद रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये हो गया सारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, मतलब विद्युत आवेश के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसे कहते हैं विद्युत धारा। ठीक है। अच्छा इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक पानी की पाइप है। ठीक है। इसमें से जब पानी बहता है तो हम इसे कहते हैं वाटर करंट, मतलब पानी के बहने को वाटर करंट कह रहे हैं। उसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें किसी वायर में, तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, मूव करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है। चलिए और अच्छे से समझते हैं। अभी हमने फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करी। ठीक है। एक छोटा सा वायर का सेक्शन बना लेते हैं। मान लीजिए कोई वायर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, एटम्स थे बहुत सारे। इन्हीं एटम्स में से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, लेकिन उनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं थी कि वो सारे एक ही डायरेक्शन में निकलेंगे, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकते थे। ठीक है। इन्हें कहते हैं रैंडम डायरेक्शन। अच्छा अब तक, अच्छा हमने ये भी पढ़ा कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए कोई लोहे की रॉड है, इसका मतलब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या उसे छुओगे तो करंट लग जाएगा? कभी भी नहीं लगेगा। उसका रीजन ये है कि जो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। रैंडम डायरेक्शन में होने की वजह से वो एक दूसरे का असर जो है वो उसे खत्म कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। तो ओवरऑल करंट इसमें अभी जीरो है। लेकिन जब हम किसी एक्सटर्नल बैटरी या सेल से इसे जोड़ देते हैं तो क्या होता है, इन्हें एक डायरेक्शन मिल जाती है। वो डायरेक्शन कैसे मिलती है, देखिए ये होता है बैटरी का एक पॉजिटिव एंड होता है जिधर बड़ा बनाते हैं, और ये नेगेटिव एंड होता है। इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा डायरेक्शन की अगर हम बात करें, डायरेक्शन कैसे मिलेगी, तो सबसे पहले इसकी जो डायरेक्शन दी गई थी, हम कहते हैं कि करंट जो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करता है किसी वायर में। तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह से फ्लो करेगा। ये जो डायरेक्शन है करंट की, इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट।
कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन कैसे दी गई थी उसके एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो हीट वाले ऑब्जेक्ट हैं, ये ज्यादा गर्म है, मान लीजिए इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर लो है, तो क्या होगा, हीट जो होगी वो ज्यादा वाले से कम की तरफ ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगर हम पानी की ही बात करें, ठीक है, अगर पानी की बात करें तो एक ट्यूब से कनेक्ट है दो आपके पास कंटेनर, तो पानी का लेवल जिसमें ज्यादा होगा वहीं से तो दूसरी तरफ फ्लो करेगा। इसका मतलब है जहां पर एक्सेस होती है, ज्यादा होता है, वहां से लो की तरफ फ्लो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था उसे हाई माना गया, हाई कंसंट्रेशन पे माना गया और इसको लो पे माना गया। तो कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन दी गई वो इसी बेसिस पे दी गई कि सारी चीजें हाई टू लो फ्लो करती हैं। तो सेम वे हाई टू लो मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये पहली वाली बातें हैं, लेकिन जब बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो कुछ और पता चला। वो क्या पता चला, देखिए अब तक ये रैंडम डायरेक्शन में थे, लेकिन जैसे ही हमने इससे एक्सटर्नल बैटरी को कनेक्ट कर दिया तो ये वाला पॉइंट पॉजिटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने भी आपको बताया कि सेम तरह के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे दूर भागेंगे लेकिन इसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब अब जो सारे इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही डायरेक्शन में हो गए, इस तरह से सबकी डायरेक्शन हो गई इस तरह से, मतलब पॉजिटिव पोल की तरफ वो मूव करने लगे, क्योंकि नेगेटिव से रिपेल किया जा रहा था उन्हें, तो वो पॉजिटिव की तरफ जाने लगे। ठीक है, अब इनको एक डायरेक्शन मिल गई। अच्छा, अगर मैं इस वायर के बाहर की बात करूं, इस ट्यूब के बाहर की बात करूं, तो जो करंट है वो है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव से रिपल्सन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो कर रहा है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है, जो हम बाहर वाले वायर में जो डायरेक्शन दिखाते हैं करंट की, उसके हमेशा अपोजिट होती है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन। ठीक है, और इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन। तो दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। चलिए, इतना सबको समझ आ गया। चलिए, अच्छा, करंट को मेजर करने के लिए कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, उसके लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है, इस तरह से एक बॉक्स सा होता है, यहाँ पे कुछ बटन लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ जीरो, यहाँ एक पिन होती है, यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, स्केल 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका सिंबल सबसे पहले एमीटर का होता है ए, इस तरह से। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हमें क्या करना है, किसी भी चीज के अक्रॉस हमें क्या करना है, उसका करंट मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, उससे दो वायर निकालेंगे, एक को पॉजिटिव में कनेक्ट कर देंगे, एक को नेगेटिव में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके अक्रॉस आपको जितना भी करंट फ्लो हो रहा होगा, तो इसमें जो पिन होती है वो उतने पे ही आपको शो कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये होता है एमीटर। अच्छा, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। ये छोटी से पॉइंट ध्यान रखने का है, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता इसका। मान लीजिए आपने कोई बल्ब लगाया, अभी हम सिंबल भी पढ़ेंगे, ये बल्ब का सिंबल ऐसे होता है। यहाँ आपने क्या करा, एक एमीटर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव से नेगेटिव, ये हमेशा याद रखना। इसे कहते हैं सीरीज कनेक्शन। ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, सीरीज और पैरेलल। तो ये जो एमीटर होता है इसे हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ये याद रखने वाली बात है। क्यों लगाया जाता है, ये हायर क्लासेस का क्वेश्चन है। अभी आपको इतना याद रखना है कि सीरीज में लगाया जाता है क्योंकि एमीटर का खुद का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। अगर हम इसे पैरेलल में लगा देंगे, सीरीज में ना लगा के, ठीक है, तो ये सर्किट एक तरह से ब्रेक हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो अभी सीरीज पैरेलल आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी ये इतना समझना है कि एमीटर होता है वो होता है करंट को मेजर करने के लिए। अच्छा, मेजर करने के लिए अगर आपके पास ए लिखते हैं इसे सिर्फ, ठीक है, मेजर करने के लिए अगर कोई डिवाइस है तो कुछ यूनिट भी होगी,
सबसे पहले तो जो करंट होता है इसका हम जो सिंबल लिखते हैं, डिनोट करते हैं, हमेशा करंट तो नहीं लिखेंगे, हर जगह न्यूमेरिकल कर रहे हैं, करंट लिखे जा रहे हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, आई इसका सिंबल हो गया। इसकी जो यूनिट है, यूनिट मतलब मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि हम वजन को किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं, उसी तरह से हम एम्पियर में मेजर करते हैं करंट को, एम्पियर ए। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है इसका सिंबल। इतना समझ आ गया, करंट का सिंबल समझ आ गया। अच्छा, अब हम देखते हैं डेफिनेशन वाइज कि करंट कैसे होता है। चलिए, इतना समझ आ गया हमें कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्री चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं वहां करंट होता है। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे करंट की? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक सेकंड में, उतना ही ज्यादा हम कहेंगे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, मान लीजिए अगर कुछ थोड़े इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो मान लीजिए उसका करंट 1 आ रहा है। अगर उतने ही सेक्शन में उसी टाइम में ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो हम कहेंगे करंट 3 एम्पियर का है उसमें। ठीक है, तो रेट का मतलब वैसे भी आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जिस भी टर्म के साथ रेट जुड़ जाता है इसका मतलब उसके अपॉन में टी आता है। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो क्या बनेगा करंट का फॉर्मूला? करंट के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल आई, तो मैं आई लिख सकती हूँ। आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज के अपॉन में रेट और चार्ज के अपॉन में टाइम। तो चार्ज के लिए मैंने क्या सिंबल बताया था, क्यू। पहले लिख लेते हैं चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, कैसे लिखेंगे? I इज इक्वल टू चार्ज की जगह मैंने टी बताया, सिंबल होता है क्यू होता है और टाइम का सिंबल होता है टी। ठीक, इतना समझ आ गया। फॉर्मूला आपके पास सेकंड आ गया, पहला था Q इज इक्वल टू एन ई और सेकंड आ गया I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ठीक है, दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, दोनों के बेस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार छोटे छोटे से। ठीक है, और फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कुछ भी नहीं करना होता, वैल्यू पुट करो आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें डेफिनेशन एक और किस तरह से बनती है। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी इतना है। अगर मुझे I 1 रखना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1 ये I की जगह मैं एम्पियर लिख दूं वैसे। ठीक है, अब मैं इनकी यूनिट लिख रही हूँ। 1 Q क्या होता है, कुलाम अपॉन टाइम 1 सेकेंड। अच्छा, अब मैं 1 एम्पियर, ये हो गया 1 एम्पियर की डेफिनेशन। 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कुलाम चार्ज फ्लो हो और 1 सेकेंड में हो। अब इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, 1 एम्पियर को डिफाइन कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को? 1 एम्पियर का मतलब क्या है, यहाँ देखो फॉर्मूले में देखने से पता चल जाएगा। व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रू सेक्शन ऑफ वायर, मतलब वायर के किसी सेक्शन से 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम चार्ज फ्लो कर जाए तो उससे जो करंट जनरेट होगा उसे हम कहेंगे 1 एम्पियर। ठीक है, डेफिनेशन ये वाली पूछ ली जाती है तो आप डायरेक्टली बता दोगे व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, तो उसे हम क्या कहेंगे 1 एम्पियर करंट कहेंगे। ठीक, करंट की एक यूनिट तो हो गई एम्पियर, करंट की 1-2 और यूनिट होती हैं, तो ये एम्पियर हो गया एक, तो दूसरा होता है मिली एम्पियर। मिली जहां पे वर्ड आ जाए तो इसका मतलब है 10⁻³ कर दो इसके मल्टीप्लाई में। ठीक है, एक छोटी यूनिट है। एक और होती है माइक्रो एम्पियर, ये और छोटी यूनिट है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों इसकी स्मॉलर यूनिट है। स्मॉलर यूनिट डिस्कस हुई है तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। हमने बताया करंट को मेजर करते हैं हम एमीटर से। ठीक है, उसी तरह से एक डिवाइस और होती है गैल्वेनोमीटर, जो इसी तरह की होती है दिखने में, उसका सिंबल होता है G। गैल्वेनोमीटर का भी उपयोग करते हैं हम करंट मेजर करने के लिए, लेकिन गैल्वेनोमीटर का यूज हम तब करते हैं जब जो करंट होता है वो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में होता है, बहुत छोटा होता है, स्लाइट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, अच्छा ये सिर्फ ये नहीं बताता कि करंट कितना है, ये भी बताता है गैल्वेनोमीटर कि किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। आपके पास कोई सर्किट है, यहाँ पे आपने बल्ब लगाया हुआ है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, आपको नहीं पता जो बैटरी है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल किस तरफ है, आपको नहीं पता एक्सटर्नली, आपने क्या करा, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इस तरह से जो बॉक्स होता है इसमें यहाँ बीच में 0 होती है, यहाँ 1 2 3 और इधर भी 1 2 3। ठीक है, ये होता है गैल्वेनोमीटर।
अच्छा, क्या होता है, यहाँ पे एक पिन होती है इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी जो पिन है वो इस तरफ चली जाएगी। मान लीजिए इस डायरेक्शन में कर रहा है तो इस तरफ चली जाएगी। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि सर्किट में जो करंट है वो किस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक। करंट बहुत थोड़ा होता है तो गैल्वेनोमीटर में उसका पता चल जाता है इजीली, लेकिन जब हम एमीटर की बात करते हैं, जो करंट बहुत कम होता है, तो हमें इजीली उसमें पता नहीं चलता, ठीक है। चलिए इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, सिंपल सा ही है, फॉर्मूला बेस्ड है बिल्कुल, ठीक है। और पेपर में इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है यहाँ से, तो आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप बहुत इजीली कर दोगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, बीच में दिया हुआ है, करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रोन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आपको करंट दे रखा है, करंट का सिंबल हमने आई लिखा था, वो है 0.5 एम्पियर। सिंबल में और यूनिट में डिफरेंस होता है, कंफ्यूज मत होना। सिंबल हम उसे डिनोट करने के लिए कहते हैं कि जहां हमने करंट देखा हमने आई लिख दिया, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ये इसकी यूनिट होती है, मेजर करने का मात्रक होता है, ठीक है। और टाइम आपके पास दिया हुआ है टी, कितना दिया हुआ है आपके पास टाइम, 10 मिनट। अच्छा, हमने जब पढ़ा था अभी फॉर्मूला, हमने पढ़ा था आई जो होता है 1 एम्पियर जो होता है वो 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड होता है। इसका मतलब 1 भी मैं हटा दूं, जब एम्पियर में हम करंट की बात करते हैं तो टाइम हमें सेकंड में लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 600 सेकंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे आपसे पूछा गया है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। चार्ज के बारे में पूछा है आपसे कि चार्ज कितना होगा। चार्ज का सिंबल हमने क्यू लिखा था, ये कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, आई कितना है 0.5 इज इक्वल टू क्यू कितना दे रखा है, पूछा गया है, यहाँ लिख देते हैं क्यू, और टी आपके पास 600, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूं तो ये यहाँ डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 600, तो ये 30 और यहाँ पॉइंट, तो ये हो जाएगा 300। और क्यू का यूनिट क्या होती है, क्यू की होती है कूलम, सी लिख देंगे, ठीक है। इस तरह के बेसिक से क्वेश्चन कर लोगे आप, ठीक है। इसमें कुछ दो तीन क्वेश्चन अनसॉल्व भी दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, जिसमें की हो, बल्ब हो, एक सेल, बैटरी हो, वो सारा मिला के इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, करंट की यूनिट बतानी है आपको। तो करंट की यूनिट हमने अभी पढ़ी, एम्पियर होती है, ठीक है। डिफाइन करने का मतलब था आप इसे 1 एम्पियर को डिफाइन कर दीजिए। 1 एम्पियर इज दैट करंट व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो थ्रू 1 सेकेंड इन ए वायर, ठीक है। थर्ड होता है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग इन 1 कूलम चार्ज, ये हम कर चुके हैं। इसका आंसर आया था कि 1 कूलम चार्ज में कितना था, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक के सॉल्व अनसॉल्व सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।